गुड मॉर्निंग बच्चों। देखते हैं चैप्टर नंबर 5 विभाग 2 कंपनी के संचालक, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। कंपनी के संचालक, ऐसे तो कंपनी का मुख्य संचालक जो होता है वो कंपनी के मालिक होते हैं, पर जब कंपनी का अस्तित्व बहुत बड़े पैमाने पर हो, विशाल कद में हो, उसका आकार विशाल हो, तब कंपनी के संचालन के लिए बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकताएं पड़ती है, जिसके कारण कंपनी का संचालन व्यवस्थित ढंग से किया जा सके। यहाँ पे लिखा है कि कंपनी एक विशाल व्यावसायिक संकुल है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, वो हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है, पर इन्होंने रिलायंस की जो शाखाएं, जो ब्रांचें हैं, वो हर एक देश में फैली हुई है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे रसिया हो, सभी जगह फैली हुई। तो सभी जगह उसका जो मालिक है वो तो नहीं पहुंच सकता। अपने देश के अंदर भी बहुत सारी उनकी ब्रांचें चलती है, अलग अलग जगह पर ऑफिस हैं, अलग अलग जगह पर मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो वहाँ पर जहाँ चलती है वहाँ हर जगह वो नहीं पहुँच सकते। इसीलिए वहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग व्यक्ति को संचालक के रूप में रखे जाते हैं। यहाँ पर संचालक के रूप में कंपनी के बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, दूसरे के अंश खरीदने वाले व्यक्तियों को भी, जिनको इस व्यवसाय की जानकारी हो, ऐसे व्यक्तियों को भी संचालक के रूप में रखा जाता है। उन व्यक्तियों को संचालक के रूप में रखने का मुख्य कारण ये होता है कि अगर कंपनी ग्रोथ करती है, यानी कंपनी अगर विकास करती है, तो उसका फ़ायदा उन्हें भी मिलता है। हाँ, पर कंपनी जो पैसा कमाती है वो तो मालिक के पास ही जाता है, पर मालिक के पास है, अगर कंपनी उतना ही पैसा ज़्यादा कमाती तो उतना ही डिविडेंड के रूप में अंशधारियों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। यहाँ लिखा है कि कंपनी एक विशाल व्यावसायिक संकुल है। कंपनी का जन्म कानून के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। कानून के प्रावधान यानी कंपनी एक्ट के तहत क्या होता है, इसके नियम बनाए जाते हैं, प्रावधान बनाए जाते हैं। इसलिए कंपनी का व्यक्तित्व क्या होता है, कृत्रिम होता है, यानी उसका निर्माण किया जाता है। निर्माण करने के बाद मनुष्यों के द्वारा उसमें अंदर कार्य किया जाता है, तो उसे एक जीवन दान प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि उसका व्यक्तित्व क्या होता है, कृत्रिम, यानी उसे बनाया हुआ होता है। वह अपने ढंग से काम नहीं कर सकती। कंपनी की व्यवस्था स्वरूप में मालिकों, अंशधारकों की संख्या विशाल होती है। मालिकों की संख्या भी विशाल होती है, तो अंशधारकों की संख्या भी बहुत बड़े पैमाने पर होती है। वे पूरे देश में फैले होते हैं। अंशधारक जो होते हैं वो पूरे देश में फैले हुए होते हैं। अंश हस्तांतरण पर कोई नियंत्रण न होने के कारण उसमें सतत परिवर्तन होते रहता है। कंपनी का कद और आकार विशाल होता है। वर्तमान समय में परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन, गुणवत्ता युक्त वस्तुओं का उत्पादन और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण विशिष्ट संचालकीय धैर्य और साहस की ज़रूरत खड़ी हुई है। कहने का मतलब है कि कंपनी को चलाने के लिए बहुत ही बड़े पैमाने पर एक धैर्य, संचालक जिसके ऊपर सारी जवाबदारी हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन है वो मुकेश अंबानी हैं, परंतु उसके जो सीईओ है वो परिमल नाथानी है। जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई है, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग है, उसी तरह से यहाँ पर भी कंपनियों के लिए क्या होते हैं, सीईओ का निर्माण किया जाता है, जिसे संचालक मंडल में क्या होता है, स्थान मिलता है। इसके बाद है कि कंपनी स्वरूप में प्रत्यक्ष रूप से मालिकों द्वारा कंपनी संचालन संभव नहीं बनता। अगर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि कंपनी का मालिक हर जगह पर नहीं पहुंच सकता, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, जो संचालक बनाए जाते हैं वो संचालक क्या करते हैं, उस कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए कंपनी का प्रबंध करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं। कंपनी का कामकाज इन प्रतिनिधियों के समूह द्वारा होता है, जिन्हें संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में पहचाना जाता है। हर एक जगह पर जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस अपने अहमदाबाद के अंदर भी उसकी शाखाएं चलती है, बॉम्बे के अंदर भी है, कलकत्ता में भी है, बेंगलोर में भी है। तो सभी जगह मुकेश अंबानी नहीं पहुंच सकते हैं। उनके लिए क्या करते हैं, वहाँ पर हर एक जगह पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त किए जाते हैं। वही क्या करते हैं, उस
ब्रांच का या उस स्थान का क्या करते हैं, पूरा का पूरा संचालन करते हैं और उसकी जानकारी उस व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। उचित ढंग से प्रबंध करने के लिए कुछ प्रावधानों का पालन करना पड़ता है। कंपनी अस्तित्व में आने के बाद 30 दिन में संचालक मंडल की प्रथम सभा होनी चाहिए। यानी कंपनी बनने के बाद जब कंपनी के संचालक यानी अंश बिक जाने के बाद क्या होना चाहिए, 30 दिन के अंदर संचालक मंडल की प्रथम सभा होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष में बोर्ड की कम से कम 4 सभाएं होनी चाहिए। संचालक को व्यक्तिगत रूप से ऐसी सभा में भाग लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश वो व्यक्ति रूप से अगर भाग नहीं ले सकता हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के अनुसार भी वो सभा में भाग ले सके, ऐसी छूट देनी चाहिए। कंपनी कानून 2013 के अनुसार सभा में के लिए कम से कम 1/3 अथवा कम से कम 2 संचालक यानी दोनों में से जो अधिक हो सभा में उपस्थित रहने चाहिए। संचालकों की संख्या के अंदर अलग अलग होते हैं, वो आगे हम देखेंगे कि किस कंपनी के अंदर किस तरह का आकार के अंदर कितने संचालक हो सकते हैं, तो वो क्या होता है वहाँ पर उपस्थित होने चाहिए। नए कंपनी कानून के अनुसार कंपनी में कम से कम एक संचालक पिछले गत वर्ष में भारत में कम से कम 180 दिवस का निवासी, यानी जो भी व्यक्ति संचालक के रूप में नियुक्त किया जाता हो वह व्यक्ति 180 दिन यानी कम से कम 6 महीने तक, अगर वो एनआरआई है, एनआरआई यानी विदेश में रहने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो कम से कम 6 महीने तक वो भारत में निवास किया, ऐसे ही व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, हम संचालक बना सकते हैं। किसी भी संस्था के अस्तित्व के लिए 2 तत्व महत्वपूर्ण है, पहला मालिकी और दूसरा संचालन। अगर एक छोटी सी दुकान में अगर कंपनी चलती हो तो मालिक ही सब कुछ संचालन कर सकता है, परंतु बहुत बड़े विशाल पैमाने पर अगर कंपनी चलती तो मालिक उसका संचालन नहीं कर सकता, इसीलिए संचालन की आवश्यकताएं पड़ती है। कंपनी स्वरूप में इक्विटी अंशों में विनियोग करने वाले मालिक हैं। कंपनी स्वरूप में इक्विटी अंशों में विनियोग करने वाले क्या है, मालिक है, यानी जो अंश खरीदता है वो क्या है, मालिक कहे जाते हैं। जो स्वयं विनियोग की रकम का जोखिम उठाते हैं। कंपनी का संचालन करते समय उद्भव परिणाम लाभ या हानि मालिक के भाग में जाता है, यानी लाभ हो तो और अगर हानि हो तो दोनों ही चीज़ें क्या होती है, मालिक के भाग में ही जाती है, जबकि संचालकों को इसका कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। फ़र्क पड़ता है तो उनका डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है, कम प्रमाण में मिलता है, अगर हानि होती तो, लाभ होता है तो अच्छे प्रमाण में मिलता है। कंपनी का अच्छा संचालन प्रतिष्ठा एवं लाभ की ओर ले जाता है, जबकि ढंग बिना का प्रबंध हानि को आमंत्रण देता है। इसलिए वर्तमान समय में अधिकतर कंपनियों में संचालक कंपनी में अंशधारक के स्वरूप में मालिकी रखते हैं और योग्य संचालकीय नीति तथा योग्य प्रबंध कुशलता से कंपनी को सफलता के शिखर पर पहुंचाया जाता है। कंपनी को शिखर पर पहुंचाने के लिए क्या होना चाहिए, अच्छा सा व्यक्ति संचालक के रूप में होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि हर एक स्कूल के अंदर जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं, एक संचालक के रूप में क्या करते हैं, पूरा कार्यभार संभालते हैं और एक ऊंचाई पर सफलता के शिखर पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। भारत में कंपनी स्वरूप के संचालक में अलग अलग समय परिवर्तन होते रहते हैं। वर्तमान कंपनी कानून के अनुसार संचालक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा कंपनी का संचालन होता है। संचालक मंडल को मदद करने के लिए प्रबंधकीय संचालक की नियुक्ति की जाती है। प्रबंधकीय संचालक जो होते हैं वो हर एक जगह पर पहुंच के उसकी पूरी कंपनी के अंदर क्या काम हो रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर उन्हें कुछ नई सलाह सूचना देने का कार्य करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि संचालक और संचालक मंडल, डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, परिभाषा यहाँ पर दी है कि अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं यहाँ पर दी हुई है। लिखा है कि कंपनी कानून के अनुसार संचालक अर्थात कंपनी के संचालक मंडल में नियुक्त संचालक की परिभाषा अलग अलग लेखकों ने दी है। लिखा है पहला कि संचालक अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कंपनी में संपूर्ण संचालन, निर्देश और नियंत्रण के लिए व्यापक नीतियों का निर्माण करता हो। व्यापक नीति, क्योंकि प्रावधान, नीति और नियम प्रावधान बनाने बहुत ही ज़रूरी है और उनका अमलवारी हो, इस चीज़ को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, कंपनी के संचालक कार्य करते हैं। एक इसके अंदर दिया है। दूसरा कि संचालक एक ऐसा व्यक्ति जो आवेदन पत्र, हम लोगों ने देखा, नियमन पत्र वो भी देखा, के अधीन रहकर नीति और व्यूह रचना के निर्माण द्वारा कंपनी का संपूर्ण संचालन
करता है, क्योंकि कोई भी कार्य में अगर सफलता प्राप्त करनी हो, विकास करना हो, तो नीति नियम का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना नीति नियम के आप कुछ भी, कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर उन व्यूह रचनाओं का निर्माण करके, क्योंकि बाज़ार के अंदर बहुत सारी कंपनियाँ चलती हैं हमारे जैसी ही, जो प्रतिस्पर्धा में टिके रहने, और हमको उनके सामने टिके रहने के लिए नई नई व्यूह रचनाएँ बनानी पड़ती है। यहाँ पर विशेष बात ध्यान देने वाली यह है कि संचालक संयुक्त रूप से कंपनी का संचालन करते हैं, जिन्हें संचालक मंडल के रूप में पहचाना जाता है। क्योंकि संचालक मंडल कहने का मतलब ये है कि संचालक मंडल में एक व्यक्ति नहीं, बल्कि बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, संचालक मंडल में होते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों में हो सकते हैं 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9, जैसी कंपनी का आकार होगा उस अनुसार क्या होगा, उसके संचालक होंगे। कंपनी का संचालन करने के लिए संचालक मंडल को सर्वोच्च सत्ता है। कंपनी रूपी शरीर में संचालक मंडल मस्तिष्क का काम करता है। इस वाक्य को ध्यान रखना, कंपनी रूपी शरीर में संचालक मंडल मस्तिष्क का काम करता है, क्योंकि कंपनी क्या है, कृत्रिम है, पर उसे चलाने के लिए संचालक की आवश्यकता पड़ती है, जो क्या करते हैं, पूरी कंपनी का संचालन करते हैं। नंबर 2 दिया है संचालकों का कानूनी दर्जा। कंपनी स्वरूप में संचालक का स्थान खूब भी महत्वपूर्ण है। अलग अलग समय पर कंपनी के संदर्भ में विभिन्न न्यायालयों ने दिए निर्णय, फैसलों के आधार पर संचालकों का कंपनी के साथ संबंध, कानूनी दर्जा निम्नानुसार बताया जा सकता है। पहला दिया है संचालक प्रतिनिधि के रूप में। प्रतिनिधि, संचालक अंशधारकों के प्रतिनिधि होते हैं। संचालक कौन होते हैं, अंशधारकों के। जैसे हम लोगों ने आके देखा था कि ट्रस्ट डीड की नियुक्ति की जाती है, या अंशधारी के अंदर से ही एक मुख्य रूप से अंशधारी व्यक्ति को ही प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि संचालक अंशधारकों के प्रतिनिधि हैं, उन्हें चुना जाता है, उनकी सेवा के बदले पारिश्रमिक दिया जाता है। यानी जब वो सेवा देते हैं उसके बदले उन्हें क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। परंतु वे कंपनी के वैतनिक कर्मचारी नहीं हैं, वे परिश्रम करते हैं, उसके बदले में उन्हें कंपनी की ओर से क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा डिविडेंड भी दिया जाता है, और एक्स्ट्रा काम करने के लिए उन्हें क्या दी जाती है, पैसा दिया जाता है। पर कंपनी के वैतनिक कर्मचारी नहीं है, यानी उन्हें कंपनी के द्वारा कोई वेतन मिलता नहीं है। कारण कि कंपनी का संचालन अंशधारियों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। संचालक कंपनी के आवेदन में बताई गई सत्ता की मर्यादा में रहकर कार्य करते हैं, यानी आवेदन पत्र में जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को ध्यान में रखकर वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। सत्ता बाहर के कार्यों के लिए संचालक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है। अगर कंपनी में अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई हानि होती है तो उसका जिम्मेदार क्या होता है, संचालक होता है, जो व्यक्तिगत रूप से क्या किया जाता है, उसे जिम्मेदार माना जाता है। नंबर 2 है संचालक प्रबंधकीय साझेदार के रूप में। प्रबंधकीय साझेदार यानी कंपनी को चलाने के लिए क्या है, साझेदार है। अंशधारक कंपनी के मालिक हैं, वे अपने में से प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो संचालक के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार संचालकों का दर्जा प्रबंधकीय साझेदार के रूप में होता है। प्रबंधकीय यानी नीति नियमों का बनाना और पालन करवाना के अंदर वो क्या होता है, साझेदार होता है। और मालिकी के रूप में अंश आवंटन, अंशों की किस्त मांगना आदि प्रकार के सामूहिक निर्णय लेते हैं। फिर भी साझेदार नहीं कह सकते, कारण कि साझेदारी में एक साझेदार का कार्य दूसरे साझेदार को जिम्मेदार बनाता है, परंतु संचालक अपने कार्यों द्वारा अन्य संचालक को जिम्मेदार नहीं बना सकता है। अपने कार्यों के द्वारा यानी अपने द्वारा किए गए कार्यों को दूसरे व्यक्ति पर वो थोप नहीं सकता है। दूसरे साझेदारों का संबंध स्थायी स्वरूप का है, जबकि संचालकों को क्रमानुसार निवृत्त होना पड़ता है। यानी संचालकों को क्रमानुसार कि कुछ समय तक संचालक के रूप में वो कार्य करने के बाद क्या होते हैं, निवृत्त होते रहते हैं, और नए संचालकों को उसके अंदर क्या होता है, एंट्री होती रहती है। संचालक ट्रस्टी के रूप में कंपनी के अंशधारी द्वारा संचालकों को चुना जाता है, तब उन्हें
कंपनी की संपत्तियों और फंडों का प्रबंध सौंपा जाता है और संचालक मंडल का एक ट्रस्टी उसका प्रबंध करता है। संचालक मंडल का एक ट्रस्टी यानी संचालक मंडल में से एक व्यक्ति और उनके प्रतिनिधित्व के रूप में चुना जाता है, जो क्या करता है, उसका पूरा प्रबंध करता है, यानी देख रेख करने का कार्य करता है। अर्थात कंपनी का हित बना रहे उस ढंग में संचालक संपत्तियों का प्रबंध करता है। इस प्रकार का प्रबंध करते समय संचालक निजी लाभ या फ़ायदा नहीं कर सकता। फिर भी अगर संचालक कंपनी का ट्रस्टी नहीं है और कंपनी की सभी संपत्तियों संचालकों के नाम पर नहीं है परंतु कंपनी के नाम पर होती हैं, जबकि ट्रस्ट में संपत्तियां ट्रस्टी के अपने नाम पर होती। कंपनी के अंदर कोई भी चीज़ें ट्रस्टी के नाम पर होती नहीं है, बल्कि जो कंपनी ट्रस्टी के नाम पर चलती है तो उसकी सारी की सारी संपत्तियां ट्रस्टियों के नाम पर होती हैं। एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि रिलायंस है, तो रिलायंस क्या है, सारी की सारी जो कंपनियां हैं वो मुकेश अंबानी के नाम पर चलती है, परंतु टाटा जो है वो ट्रस्ट की कंपनियां हैं। टाटा क्या है, ट्रस्ट की कंपनियां हैं। टाटा के पास रिलायंस से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कारोबार है और बहुत ज़्यादा पैसे हैं, परंतु टाटा का कभी भी कोई अमीर व्यक्ति में नाम आता नहीं है, क्योंकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो ट्रस्ट में चलती है और उसका पूरा का पूरा संचालन ट्रस्टियों के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद है कि तथा अपने नाम से अदालत में दावा कर सकता है, जबकि संचालक अदालत में कार्रवाई करता है तो वह अपने नाम से नहीं कर सकता परंतु कंपनी के नाम से कर सकता है। नंबर 4 दिया संचालक कर्मचारी के रूप में। कंपनी में संचालक कंपनी का कर्मचारी नहीं है, कुछ हेतुओं के लिए वे कंपनी के अधिकारी हैं। उपर्युक्त बाबतों पर से स्पष्ट होता है कि कंपनी के संचालकों की कानूनी स्थिति निश्चित करने का काम आसान नहीं है। कुछ हेतुओं के लिए वे कंपनी के अधिकारी हैं परंतु वे कंपनी के वैतनिक कर्मचारी नहीं है। कंपनी का विकास करने के लिए वह एक अधिकारी के रूप में अपना कार्य करते हैं, अपने हिसाब से कंपनी का संचालन करते हैं, परंतु कंपनी के द्वारा उन्हें कोई वेतन दिया नहीं जाता है। कुछ अंशों में वे कंपनी के प्रतिनिधि एजेंट के रूप में स्थान रखते हैं, यानी कंपनी के विकास में अपना सहयोग देते हैं ताकि उसका लाभ उनको भी मिलता है। कुछ अंशों में कंपनी के ट्रस्टी के लक्षण रखते हैं। इस प्रकार से संचालक 4 स्वरूप की लाक्षणिकता रखने वाले विश्वसनीय स्थान रखते हैं। हर एक प्रकार की इस प्रकार की 4 लाक्षणिकताओं को रखने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, कंपनी के संचालक के रूप में कार्य करते हैं, जिनका बहुत ही बड़े पैमाने पर मान सम्मान होता है और यही व्यक्ति कंपनी के विकास में अपना संपूर्ण सहयोग देते हैं।